इंतज़ार प्रियतम का। शाम का समय था। चांदनी अपने आंगन में झूले पर बैठी थी। ये समय चांदनी को सबसे प्रिय है, क्योंकि एक तो घर का सारा काम खत्म करके वो 1 घंटा अपने लिए निकालती है और खुद से बातें करते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर आज की वास्तविकता से दूर अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। एक दिन चांदनी तालाब के किनारे बैठी अपने पाँव से पानी उछाल उछाल कर खेलने में व्यस्त थी, जिससे उसके पैरों की पायल से छन छन की आवाज़ आ रही थी और दूर पेड़ों के झुरमुट के पीछे से रोहित उसे देख रहा था। चांदनी थी भी बहुत खूबसूरत। बड़ी बड़ी काली शरबती आंखें, हल्की सी गोल नाक और गुलाबी की पंखुड़ियों से गुलाबी होठ। ऊपर से जब वो हंसती तो उसके मोतियों से चमकते दांतों की पंक्तियां सामने वाले को एक नज़र देखने को बाध्य कर देती थी। हालांकि उसकी वेशभूषा अन्य गांव की लड़कियों की तरह ही थी। घाघरा, चोली और दुपट्टा कंधों से डाले हुए, पर इस सादे से पहनावे भी उसका असाधारण रूप झलक उठता था। जब वो अपनी नजरें उठाकर देखती तो जैसे कुछ देर के लिए सारी दुनिया ठहरी हुई सी महसूस होती थी। रोहित को और उसके कान की बालियों को ऐसे झूलती जैसे उन्हें भी नाज हो कि चांदनी जैसी रूपवती ने उन्हें धारण किया है। उसकी आवाज़ भी इतनी प्यारी थी कि सुनने वाला उसकी मधुर आवाज़ में खो जाए। और अभी रोहित भी खोया हुआ था, क्योंकि चांदनी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। रोहित अपनी सुध बुध भुलाकर चांदनी को देखे ही जा रहा था। रोहित एक छोटे से गांव के जमींदार का बेटा है और इस गांव में पढ़ाई का कोई साधन न होने की वजह से पास के शहर में रहकर पढ़ाई करता है। अभी वो गर्मियों की छुट्टियों में घर आया हुआ था और यूं ही शाम के समय बेमकसद गांव में घूमने निकला था कि तालाब के किनारे बैठी चांदनी पर उसकी नज़र चली गई और उसके बाद वहीं ठहर सी गई। फिर तो ये रोज की बात हो गई। रोहित शाम के समय चांदनी को देखने आने लगा और चांदनी अपनी सहेलियों के साथ रोज तालाब से पानी लेने आती और फिर सब थोड़ी देर तालाब के किनारे बैठकर बातें करती थी। यह उनका रोज का ही काम था। एक दिन चांदनी पानी का घड़ा सिर पर रखकर सभी सहेलियों के साथ अपने घर जा रही थी कि चांदनी के पांव में कांटा चुभ गया और वो दर्द से कर्रा उठी और साथ ही उसका घड़ा भी गिरकर टूट गया। चांदनी वहीं एक पत्थर पर बैठ गई कि अभी तो मैं नहीं चल पाऊंगी और थोड़ी देर रुककर फिर घर आऊंगी मैं। उसकी सहेलियां रुकना तो चाहती थी, पर ऐसे में उन्हें घर पर डांट पड़ती। इसीलिए चांदनी ने उन सबको जाने के लिए कहा और बोली, मेरी माँ को भी बता देना कि मुझे देर हो जाएगी आने में। और सबके जाने के बाद रोहित चांदनी के पास आ गया। फिर उसके पास बैठकर चांदनी के पैर अपने हाथ में लेकर देखने लगा। चांदनी, जो अभी तक कांटा निकालने के बाद दर्द में थी और अपने हाथ से पैर के तलवे को दबाए हुए थी, और अचानक से रोहित के छूने से हड़बड़ाते हुए उठने लगी। पर उसका एक पैर रोहित के हाथ में था, इसलिए वो गिरने लगी तो रोहित ने उसे हाथ पकड़कर उसे डांटते हुए बैठने को कहा। क्या कर रही हो? गिर जाओगी। और चांदनी ने जल्दी से रोहित के हाथों से खुद को छुड़ाया और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कौन हो तुम? मेरा नाम रोहित है। मैं कुछ गलत सोचकर तुम्हें नहीं छू रहा। वो तो मैंने तुम्हें कराहते हुए सुना, इसीलिए बस देख रहा था कि घाव ज्यादा गहरा तो नहीं। बस इसीलिए तुम्हारा पैर अपने हाथों में लिया था।
और रोहित ने धीरे से नजरें झुकाए हुए कहा तो चांदनी का गुस्सा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, पर तुम अचानक से कैसे आ गए? और तुम्हें कभी पहले इस गांव में नहीं देखा मैंने। मैं जमींदार होशियार सिंह का बेटा हूँ। शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टियों में घर आया था। ओह, पर तुम मेरे पास क्या कर रहे थे? तुम्हें इससे क्या मतलब? फिर मुझे गहरी चोट लगी या फिर जो भी हो। ऐसा मत बोलो तुम, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता मैं। चलो पहले पानी से पैर धो लो, फिर तुम्हें आराम महसूस होगा। और ठीक है कहते हुए चांदनी उठने लगी तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और चांदनी ने अपने हाथ से उसका हाथ हटा दिया और बोली, तुम्हारी बात मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और चांदनी ने पानी से अपने पैर धोए और फिर अपने घर की ओर चल दी। रोहित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। चांदनी ने देखा तो उसे टोक दिया, ये क्या, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? किसी ने देख लिया तो बेकार ही बातें बनाने लगेगी। पर रास्ता तो एक ही है और शाम भी हो गई है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। आखिर चांदनी का डर सही साबित हो गया। सामने से उसके बापू आ रहे थे और उसके साथ गांव के 2 और लोग भी थे। और रोहित ने सबको आते देखा तो जल्दी से आगे बढ़ गया और चांदनी अपने बापू की साइकिल पर बैठकर चली गई। अगले दिन रोहित तालाब के पास चांदनी के आने का इंतजार करता रहा, पर चांदनी नहीं आई। दूसरे दिन भी वो शाम तक इंतजार में बैठा रहा और फिर निराश होकर घर लौट आया। और उसके अगले दिन गांव में मेला था। रोहित भी उस मेले में घूमने आया था अपने दोस्तों के साथ कि तभी चांदनी अपनी सहेलियों के साथ आती दिखाई दी और उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। चांदनी झूले के पास खड़ी थी तो रोहित भी वहीं आ गया और उसने इशारे से उसे झूले में चढ़ने से मना कर दिया। फिर उसके दोस्त और चांदनी की सहेलियां झूले में बैठ गई और चांदनी ने बहाना कर दिया कि मुझे चक्कर आ रहा है और एक साइड में आकर खड़ी हो गई। फिर रोहित भी वहीं आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गया। तुम 2 दिन से तालाब पर क्यों नहीं आई? और रोहित ने बड़े मान से पूछा था। पहले हाथ तो छोड़ दो। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। ये डायलॉग रहने दो, अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ ने मुझे अब तालाब से पानी लेकर जाने के लिए मना कर दिया है। मेले में आने के लिए कितनी मुश्किल से मनाया है उन्हें। अब अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो समझो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। अब मेरा हाथ छोड़ो। और रोहित ने चांदनी का हाथ छोड़ दिया। फिर पूछा, अपना नाम नहीं बताओगी? चांदनी। वाह, बहुत सुंदर नाम है। और तुम भी तो इतनी ही सुंदर हो। पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे सिवा और भी कुछ अच्छा नहीं लगता। रोज़ शाम को तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ ताकि तुम्हें देख सकूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चांदनी, एक बार मेरी ओर देखो ना। चांदनी ने अपनी नज़रें उठाई और उसकी नज़रें रोहित की नज़रों से मिली। रोहित की आंखों में प्यार का समुंदर हिलोरे लेता नजर आ रहा था और चांदनी उसके प्यार की ताप सह नहीं पाई और अपनी आंखें नीची कर ली। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ? रोहित बाबू, अगर आप वाकई मेरा हाथ थामना चाहते हैं तो मेरे बाबा से मिलो। मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है। और इतना कहकर चांदनी रोहित को देखे बगैर झूले की ओर चली गई जहां उसकी सहेलियां थी। रोहित चांदनी को जाता देखता रहा। कुछ देर बाद चांदनी सबके साथ मेले से घर की ओर चली गई तो रोहित भी वहां नहीं रुका। घर आकर रोहित का मन चैन नहीं ले पा रहा था। रह रहकर चांदनी की ही बातें याद आ रही थी और वो सोच रहा था कि पिताजी कभी नहीं
मानेंगे मेरी शादी चांदनी से करने के लिए। वैसे तो चांदनी हमारे कुल धर्म की है, पर उसके और मेरे परिवार के बीच जो पैसों की खाई है, उसे कैसे दूर करूं मैं। कुछ दिनों बाद चांदनी के घर बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसके पिता अपनी बेटी की किस्मत से बहुत खुश होते हैं कि कहाँ तो बेटियों की शादी में पिता गलियों में भटकने के बाद भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाता, और कहाँ घर चलकर इतना अच्छा रिश्ता आ गया मेरी बिटिया के लिए। और जल्दी ही चांदनी के टीके और मंगनी की रस्म हो गई। अभी भी कुछ गांव में इस रस्म को अलग अलग निभाया जाता है, यानी कि लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं और लड़की को टीका लगाकर कपड़े फल उसकी गोद में रखकर रस्म पूरी करते हैं, और लड़की वाले ठीक इसी प्रकार से लड़के के घर जाकर लड़के को तिलक लगाकर उसे कपड़े और फल वगैरह देते हैं। यहाँ तक कि अंगूठी भी कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष पहनाते हैं। लड़के और लड़की एक दूसरे के सामने नहीं आते। तो इस तरह चांदनी की सगाई की रस्म हो गई और उसने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं। पर साथ में सच्चाई ये भी थी कि उसका मन इस ओर भी जा भी नहीं रहा था। जाने क्यों उसका मन रोहित को ही याद कर रहा था कि काश वो एक बार आकर मिल जाए। पर अब हो भी क्या सकता था। चांदनी के भाग्य तो किसी और के साथ जुड़ गए थे। शादी अगले बरस होने वाली थी और कहीं ना कहीं चांदनी के मन चाहने लगा था कि काश एक बार रोहित से मिलना हो जाए। पर सारी सोचें कहाँ पूरी होती है किसी की। साल गुजरा तो अपनी गति से ही था, मगर चांदनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कितनी जिंदगी जल्दी गुजर गया हो। और बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उसके विवाह की घड़ियां भी नजदीक आ जा रही थी, मगर उसका मन बावरा हुआ जा रहा था। पर वो ये बातें किसी को बता भी नहीं सकती थी। बस मन बार बार उसे कचोटता रहता कि कितनी आस से रोहित ने पूछा था, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, पर मैंने उसका दिल तोड़ दिया। और अब ऐसा लगने लगा कि उसकी याद में मेरी जान निकल जाएगी। चांदनी का मन बेचैन हुआ तो वो तालाब की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर थोड़ी देर के लिए सब भूल गई थी। चांदनी तालाब के किनारे बैठी थी और उसके पैर फिर से पानी से खेलने लगे थे। उसके होठों से गीत प्रस्फुटित होने लगे थे। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सावरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। चारों ओर का वातावरण संगीतमय हो गया था। बहती हुई हवाओं से भी संगीत लहरियां गूंज रही थी कि तभी कोयल भी कूकने लगी। ऐसा लग रहा था कि बसंत ऋतु अपने उन्माद में है। और तभी चांदनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाई पर कोई नजर नहीं आया। तो चांदनी ने उदास होकर सोचा, मैं भी ना पता नहीं क्यों उसे इतना याद करती हूँ, जबकि वो तो एक बार सोने को आया, कभी मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। चांदनी ने उदासी से अपनी आंखें बंद कर ली कि उसे अपने कानों में सरगोशी सी सुनाई दी, एक बार मुझे दिल से पुकार कर तो देखो, मैं अभी आ जाऊंगा। और चांदनी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो खुद से बोलने लगी, चले आओ रोहित, बस एक बार आ जाओ, फिर शायद मैं चैन से मर सकूं। कि तभी उसके होठों पर रोहित ने अपना हाथ रख दिया। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से निकाली भी तो मैं कैसे जीऊंगा। फिर सोचा है, तुम नहीं जानते मेरी शादी होने वाली है कुछ दिन बाद ही। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है।
मेरी भी तो शादी हो रही है, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। पर तुम तो मुझसे प्यार करते थे। ऐसा मत कहो यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तभी तो अपने पिताजी को मनाया है तुमसे शादी के लिए। हाँ, इतने दिन नहीं आ पाया तुमसे मिलने क्योंकि पिताजी की शर्त थी, एग्जाम अच्छे से देना तभी शादी होगी तुम्हारी चांदनी से। आज ही आया था शहर से, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मेरी चांदनी मुझे यहीं मिलेगी, और मैं यहाँ आ गया। और रोहित अपनी धुन में बोले जा रहा था और चांदनी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर अपने आप में सिमट रही थी। उसके कानों में शहनाई की आवाज़ आने लगी थी, जैसे उसे अपनी किस्मत पर खुद ही रश्क आ गया हो। चांदनी ने एक बार अपनी नज़रें उठाई तो रोहित की नज़रें उसे ही देख रही थी, और अचानक रोहित ने अपने हाथ चांदनी के हाथों पर रख दिया और पूछा, अब तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना? अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? और चांदनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। उसका हाथ उसके पिया ने थाम लिया था और चांदनी का इंतज़ार आज पूरा हो गया था। सो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।